नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूं कि आप और आपके परिवार वाले अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, 12th कॉमर्स के सभी स्टूडेंट्स के लिए हम एक बहुत ही बढ़िया से न्यूज लेके आए हैं। 12th कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट के एक्सीलेंट स्टडी सेशंस के साथ साथ जहां पे स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा इग्नोरेंट रहते हैं, मतलब कि एमसीक्यू और वीएसक्यू की प्रिपरेशन को स्टूडेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं और इसके इग्नोरेंस की वजह से उनका जो ओवरऑल रिजल्ट होता है उसके ऊपर उसकी इंपैक्ट होती है। तो यहां पे साहस इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स के लिए एक्सीलेंट एमसीक्यू और वीएसक्यू की सुपर सीरीज लेके आ रहा है, जिसमें आपको सभी चैप्टर्स के सभी एमसीक्यू और वीएसक्यू का डिटेल डिस्कशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप बहुत ही स्मार्ट तरीके से और कॉन्सेप्चुअली कम एफर्ट्स लगा के अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन कर सको। उसके अलावा साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर बहुत सारे फीचर्स मिलते ही है जो कि आपको पता ही है, और अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे आपको सभी सब्जेक्ट के बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टडी पैम्पलेट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज हाई टेक एंड कॉन्सेप्चुअल स्टडी वीडियोस मिलेंगे, एग्जाम और टेस्ट के टाइम के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट रिवीजन नोट्स और बेस्ट रिवीजन वीडियोस मिलेंगे, पास्ट सभी बोर्ड के पेपर्स विथ देयर डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस पेपर्स विथ सॉल्यूशन, एमसीक्यू और वीएसक्यू की डिटेल डिस्कशन सीरीज मिलेगी, अनलिमिटेड टेस्ट एंड इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, और माइक्रो स्टडी प्लान एंड मोटिवेशनल सेशन। ये सारी चीजें आपको लोवेस्ट फीस पे, ऑलमोस्ट लाइक अ फ्री की प्राइस पे ये सब आपको मिलता है। और अगर आपको ये चेक करना है तो साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड करें, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, और वहां पे जाके फ्री में ये वीडियोस और पैम्पलेट्स देखें ताकि आपको अच्छे से आइडिया आ जाए। चलिए, अभी हम लोग आज की जो हमारी एमसीक्यू की सीरीज है उसमें हम लोग हमारे अकाउंट सब्जेक्ट के पार्ट 1 का जो पहला चैप्टर है, जो कि है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, उसके एमसीक्यू और वीएसक्यू देखने वाले हैं। तो जन्मों के साथ ही हम साथ साथ है, ये है हमारा चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, और इसी के एमसीक्यूज हम आज के सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सब लोग अपने पास हमारे ये साहस स्टडी पैम्पलेट जो है वो ले ले, और एक एक करके मैं सारे एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखो, पहला एमसीक्यू, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल फॉर अ पार्टनर। पार्टनर के इंटरेस्ट मींस कैपिटल के ऊपर का जो इंटरेस्ट होता है वो पार्टनर के लिए क्या होता है। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ये फर्म पार्टनर को पे करती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म पार्टनर को पे करती है, तो पार्टनर को मिलेगा, तो पार्टनर के लिए इनकम होती है। अगर फर्म की बात करें तो फर्म के लिए एक्सपेंस होता है। तो यहां पे पार्टनर के लिए पूछा है तो हमारा आंसर क्या होगा, इनकम। अगर फर्म के लिए पूछा होता तो हमारा आंसर हो जाता एक्सपेंस। तो यहां पे आप टिक करोगे ऑप्शन सी। इसके बाद सेकंड एमसीक्यू देखो, अंडर विच मेथड the interest on capital keeps on changing during the year due to changes in the capital। अब कौन सी मेथड में कैपिटल चेंज होती रहती है जिसकी वजह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी अमाउंट चेंज होगी। तो देखो, कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने की दो मेथड होती है, एक फिक्स कैपिटल सिस्टम और दूसरी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग जिसके अंदर कैपिटल चेंज होती रहती है। अब फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल चेंज होगी तो ऑब्वियस है कि उसके ऊपर का इंटरेस्ट भी चेंज होगा। तो यहां पे हमारा आंसर क्या रहेगा, आंसर ए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। और अगर ये पूछा होता कि कौन सी मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट सेम रहती है, तो हमारा आंसर हो जाता फिक्स कैपिटल अकाउंट। देखो, मैं आपको एक एमसीक्यू के साथ और क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है वो भी समझा रहा हूं, मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट आपका ऐसा नहीं रहेगा कि जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो। देखो, थर्ड, इन विच अकाउंट एंड ऑन विच साइड, देखो विच अकाउंट विच साइड शेयर ऑफ पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट इज रिकॉर्डेड अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बनाया जाता है, करंट अकाउंट नहीं बनता है। तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि पार्टनर का जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, क्योंकि साइड भी पूछी है, तो क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट ये हमारा आंसर रहेगा। अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट इसमें पूछा होता तो पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट क्रेडिट साइड।
अगर फिक्स मेथड होती तो, यहां पे फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। देन फोर्थ क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ द ईयर वेयर विल यू ट्रांसफर ड्रॉइंग अकाउंट। देखो ड्रॉइंग अकाउंट को कहां पे हम लोग ट्रांसफर करेंगे, इन फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। अभी फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में हमको पता है कि कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है जिसमें सिर्फ कैपिटल रिकॉर्ड होती है और उसके अलावा जो कोई भी चेंज है वो सब करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। तो ड्राइंग को ट्रांसफर करेंगे तो कहां पे ट्रांसफर करेंगे, करंट अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल रिकॉर्ड होती है। तो यहां पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पूछा होता तो हम कैपिटल अकाउंट लिखते, पर यहां पे फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड पूछा है तो ड्राइंग अकाउंट को ट्रांसफर करके हम लिखेंगे करंट अकाउंट में। और अगर इसकी जर्नल एंट्री पूछी होती दोस्तों तो यहां पे जर्नल एंट्री आती करंट अकाउंट डेबिट, या अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। तो आपको ऐसा कुछ पूछा है कि व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ ड्राइंग अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, तो वो होता है कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने आपको दिया। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ वुड यू कंसीडर इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट फॉर फॉर्म। अभी मैंने आपको समझाया था कि जो डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट होता है उसको ड्राइंग जैसा समझना। तो ड्राइंग के ऊपर का इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम होता है, तो उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ये भी पार्टनर जो है वो फर्म को पे करता है। तो फर्म के एंगल से देखेंगे तो वो इनकम है, और अगर पार्टनर्स के एंगल से देखें तो वो एक्सपेंस हो जाएगा। मतलब इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट पूछा हो या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूछा हो, फर्म के लिए इनकम होता है और पार्टनर के लिए एक्सपेंस। अब यहां पे हमें फर्म के लिए पूछा है तो आंसर हो जाएगा हमारा इनकम। बोलो क्लियर हुआ। चलिए इसके बाद हमारा सिक्स्थ एमसीक्यू, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर फॉर अ पार्टनर। अभी मैंने कहा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो या इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट हो, वो फर्म के लिए इनकम होता है और पार्टनर के लिए एक्सपेंस। तो यहां पे हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए एक्सपेंस। क्लियर। 7, a debit balance of profit and loss appropriation account means P&L appropriation account का जो रिजल्ट आता है उसको हम डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस कहते हैं। और अगर डेबिट बैलेंस है मतलब कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता है तो डिफरेंस को कहा जाता है डिविजिबल लॉस। तो यहां पे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी डिविजिबल लॉस। और अगर यहां पे हमको क्रेडिट बैलेंस पूछा होता करंट यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, तो हो जाता डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर। और ये डिविजिबल प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर्स के बीच में उनके P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और अगर P&L रेशियो ना दिया हो तो बाय डिफॉल्ट इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देन 8, what percentage of interest will be paid when no provision is made pertaining to मतलब related to interest on capital in partnership deed। तो अभी पार्टनरशिप डीड के प्रोविजन याद करो तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई प्रोविजन पार्टनरशिप डीड में ना हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट ही नहीं होता है। तो यहां पे आंसर हमारा क्या होगा, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज और कैलकुलेटेड। हाँ, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दी है और उसके ऊपर के इंटरेस्ट के बारे में कोई प्रोविजन ना हो तो 6% इंटरेस्ट पर annum चार्ज होता है। पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा अगर पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन ना किया हो तो, और अगर किया हो तो ऑब्वियस है कि वो प्रोविजन के हिसाब से ही कैलकुलेट होगा। देन what percentage of interest will be paid on the loan lent by partner to a firm। मतलब ये पार्टनर है, पार्टनर ने फर्म को लोन दी है तो उसके ऊपर एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ ना कहा हो तो 6% पर annum इंटरेस्ट चार्ज होता है। पर यहां पे एक स्पेशल नोट ध्यान रखना दोस्तों कि आपको बोर्ड में कंफ्यूज इस तरह से भी करते हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन द लोन लेंट बाय फर्म टू पार्टनर। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दी है और उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं कहा है तो कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। पर अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दी है तो 6% पर annum। तो ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद 10th नंबर का एमसीक्यू जहां पे कैलकुलेशन आता है और इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स तकरीबन 50% स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर देते हैं।
कैपिटल प्रपोर्शन ऑफ ए, बी एंड सी इज 3:2:1। कैपिटल प्रपोर्शन है 3:2:1। डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 60,000, डिविजिबल प्रॉफिट आया 66,000। देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर सी। अभी कुछ स्टूडेंट्स गलती से क्या कर देते कि हमको कोई भी रेशियो मिला ना, मतलब वो पी एंड एल रेशियो ही होता है। पर दोस्तों यहां पे ये देखो कैपिटल प्रपोर्शन है, पी एंड एल रेशियो नहीं है। तो पी एंड एल रेशियो ना दिया हो तो हर एक पार्टनर को कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा? इन इक्वल रेशियो। तो यहां पे ए, बी और सी तीन पार्टनर है तो 3 पार्ट होंगे। तो यहां पे कैलकुलेटर पे आप लोग देखो 66,000 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 पार्टनर है तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो अमाउंट कितनी आ रही है? 22,000। तो यहां पे हर एक पार्टनर को 22,000, यानी कि हमारा आंसर होगा बी। यहां पे अमाउंट कैसे आई? तो 66,000 इंटू 1/3, 1 क्योंकि पार्टनर सी का शेयर 1:1:1, तो 1/3 तो 22,000। क्लियर? तो आई होप दोस्तों कि ये एमसीक्यू आपको समझ में आ गया होगा। और जितने भी आगे कैलकुलेटिव एमसीक्यूज आएंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बहुत सारे कैलकुलेटिव एमसीक्यूज भी आएंगे और सारे कैलकुलेटिव एमसीक्यूज का मैं आपको इसी तरह से कैलकुलेटर का वर्किंग भी यहां पे दिखाऊंगा। सो डोंट वरी, आप कोई भी लेवल के स्टूडेंट हो, आपके माइंड में सारी की सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। और ये पूरी नोट वाला पैम्पलेट जो है हर एक वर्किंग नोट के साथ, वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसी वीडियो के नीचे मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा, तो उसके ऊपर क्लिक करके आप ये पूरा पैम्पलेट जो है वो भी डाउनलोड कर पाओगे। देखो नेक्स्ट एमसीक्यू 11 नंबर का, जिसमें क्या कहा है तो देखो, इन विच ईयर पार्टनरशिप एक्ट इज इंप्लाइड इन इंडिया। तो हम सबको पता है कि वो है 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के ईयर का है। देन 12th, मिनिमम 2 पार्टनर्स आर नेसेसरी इन पार्टनरशिप फॉर्म बिकॉज, देखो पार्टनरशिप जो है वो हम सबको पता है कि एग्रीमेंट से होती है, और एग्रीमेंट अकेला पर्सन खुद के साथ तो करेगा नहीं, एग्रीमेंट के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। तो यहां पे पार्टनरशिप इमर्ज मतलब कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू एग्रीमेंट, और इसी के लिए यहां पे कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। हालांकि ये एमसीक्यू इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एमसीक्यू के चांसेस नहीं है कि आपको एग्जाम में आ सके। इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यू है ये इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इसको इंपॉर्टेंट लिख सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन पार्टनरशिप फॉर्म एवरी पार्टनर इज ब्लैंक फॉर अदर पार्टनर। तो एवरी पार्टनर इज कंसिडर्ड एज द एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अदर पार्टनर। तो यहां पे देखो हमें नाम दिया है रिप्रेजेंटेटिव, तो यहां पे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए। पर यहां पे रिप्रेजेंटेटिव की जगह पे आपको एजेंट वर्ड दिया हो तो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन 14th एमसीक्यू, फॉर पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप कंसर्न हिज लायबिलिटी इज। पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है, ये हमको पता ही है। तो यहां पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन बैंकिंग बिजनेस। दोस्तों ये थोड़ा पुराने वाला एमसीक्यू है, अभी आपको इसके आने के चांसेस बहुत कम है, बट अगर आपको याद रखना है तो बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम 10 पार्टनर हो सकते हैं। देखो मिनिमम होते हैं 2 और मैक्सिमम 10 पार्टनर्स हो सकते हैं बैंकिंग फर्म में। देन हु आर द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पार्टनरशिप कंसर्न। एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी कि मैनेजर्स। तो यहां पे आपको पता है कि पार्टनरशिप फर्म में ओनर्स एंड मैनेजमेंट यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर दोनों ही सेम होते हैं, जो कि कौन होते हैं? पार्टनर्स। तो यहां पे हमारा आंसर आएगा ओनर्स, या ओनर्स की जगह पे आपको पार्टनर्स भी नाम दिया हो सकता है। तो ओनर्स कहे या पार्टनर्स कहे, आप उस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। देन नेक्स्ट एमसीक्यू, इफ नथिंग इज मेंशन इन पार्टनरशिप व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। ये आगे भी आ चुका है कि पार्टनर ने फर्म को लोन दी है और कुछ ना कहा हो तो 6% पर अनम। तो यहां पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। और अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दी है और अगर कुछ प्रोविजन नहीं है तो नो इंटरेस्ट। देन 18th नंबर इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट of partner as per the rule 10 of companies miscellaneous rule 2014। तो कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 के हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं 50। ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। और यहीं पे अगर आपको ये कहा है कि एज पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट
2013 वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं 100। यहां पे गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो पार्टनरशिप के नंबर्स को बढ़ा के 100 तक कर सकती है एज पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और वहीं पे अगर रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 कहा जाए तो वो होते हैं 50। क्लियर? तो ये दोनों नंबर को याद रखना, 50 एज पर मिसलेनियस रूल 2014 एंड 100 एज पर कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद 19th क्वेश्चन, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर इफ नथिंग इज मेंशन? तो अगर कुछ भी ना मेंशन किया हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या फिर इंटरेस्ट ऑन डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट वो कैलकुलेट ही नहीं होते हैं। तो यहां पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी। Then 20, how many methods are there to keep the capital account? तो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने की कितनी मेथड होती है? मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया, दो मेथड है। एक है हमारी फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरी है हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। देन 21 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें क्या कहा है, इफ देयर इज नो प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड देन विच रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड बिटवीन पार्टनर्स? तो हमने अभी डिस्कस किया ही था आगे कि अगर कुछ ना कहा हो तो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहां पे हमारा आंसर होगा इन इक्वल रेशियो। देन 22nd, इन द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, देखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मतलब जिसमें कैपिटल के बैलेंस चेंज होते हैं। When partner brought additional capital, it will be credited to, obviously fluctuating capital method है तो जितनी भी इफेक्ट होती है वो सब कैपिटल अकाउंट में ही आती है, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। Then 23, where would you show the interest on drawing in fluctuating capital account? अभी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में मैंने कहा कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो कैपिटल को इफेक्ट करता हुआ वो सब कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड होता है। तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कैपिटल अकाउंट में ही पर डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। तो यहां पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑन डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। क्लियर? उसके बाद 24, वेयर वुड यू शो शेयर ऑफ लॉस ऑफ पार्टनर एंड इन विच अकाउंट एंड ऑन विच साइड? तो शेयर ऑफ लॉस है तो ऑब्वियस है कि वो पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में आएगा, बट कौन सी साइड पे आएगा? डेबिट साइड पे। तो यहां पे कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो। और अगर यहां पे फिक्स कैपिटल मेथड कहीं हो, स्पेसिफाइड किया हो तो करंट अकाउंट में डेबिट साइड। देन जनरली कैपिटल अकाउंट हैज, याद रखना कैपिटल अकाउंट का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? तो कैपिटल अकाउंट का दोस्तों हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है। वहीं पे अगर करंट अकाउंट की बात की जाए, अगर हम बात करें कि करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा, तो उसका डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, बट कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है। सो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अगर कुछ बाकी है तो इसको मेंशन कर दो, लिख दो आपके पैम्पलेट में। देन by calculating interest on capital और interest on credit balance of capital, partners capital, अभी देखो इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसा ही समझा जाता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए इनकम होती है, तो पार्टनर की कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो चाहे इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट कहा हो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा हो, उससे पार्टनर की कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज होगी। और वहीं पे इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहा हो तो उससे पार्टनर की कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज होगी। देन 27, इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड इन विच अकाउंट एंड ऑन विच साइड शेयर ऑफ प्रॉफिट इज रिकॉर्डेड? तो अभी मैंने कहा कि भाई फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड होगी, तो यहां पे कैपिटल अकाउंट में, और वो भी कौन सी साइड पे? प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे। देन 28, इन फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड टू विच अकाउंट बैलेंस ऑफ ड्रॉइंग अकाउंट इज ट्रांसफर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर? आगे मैंने जर्नल एंट्री भी डिस्कस की, और फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है तो करंट अकाउंट आएगा, तो करंट अकाउंट में डेबिट साइड, तो ये करंट अकाउंट, और अगर साइड पूछी हो तो कौन सी साइड आएगी? डेबिट साइड। और अगर इसकी जर्नल एंट्री भी आपको समझनी है तो आएगा करंट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग अकाउंट।
ये होती है आपकी जर्नल एंट्री। देन इन फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, देखो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है, ठीक है, वेयर वुड यू गिव द इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ कैपिटल। फ्लक्चुएशन ऑफ कैपिटल मतलब कैपिटल के चेंजेस, तो वो कहां पे रिकॉर्ड होते हैं? करंट अकाउंट में। दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और दूसरा करंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल लिखी जाती है और बाकी सारे चेंजेस यानी कि फ्लक्चुएशन करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। तो यहां पे होगा हमारा आंसर बी। उसके बाद 30 इन फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड वेयर वुड यू गिव द इफेक्ट ऑफ परमानेंट चेंज। देखो ये इंपॉर्टेंट है, परमानेंट चेंज इन कैपिटल होता है तो वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। तो यहां पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, फिक्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये परमानेंट चेंजेस है। तो आई होप कि ये 30 तक के एमसीक्यूज आपको क्लियर हुए होंगे। अभी और बहुत सारे अप टू 75 एमसीक्यूज हमें डिस्कस करने हैं। और अगर आप लोगों को एक्सीलेंट एजुकेशन एक्सपीरियंस करना है इससे भी बहुत ही बढ़िया लेवल के, तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पे जाके साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड कर दें और उसको लोएस्ट फीस पे सब्सक्राइब भी कर दें और अपना नॉलेज, रिजल्ट और करियर टेरिफिक लेवल पे आप लोग बढ़ा सकते हो। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज 31, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। देखो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर इज रिकॉर्डेड इन ब्लैंक अकाउंट। तो पार्टनरशिप फर्म पे करेगी इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर और ये फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, तो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे। ध्यान रखना कुछ स्टूडेंट्स यहां पे गलती से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख देते हैं, तो ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो होता है वो लाइक अ थर्ड पार्टी लायबिलिटी ही ट्रीट किया जाता है कि भाई थर्ड पार्टी को वो पेमेंट करना है, उसी तरह से वो P&L में ही डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। तो आप चाहो तो इसको इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर सकते हो। देन 32, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, सैलरी टू पार्टनर, देखो सैलरी टू पार्टनर इज रिकॉर्डेड इन ब्लैंक अकाउंट। तो देखो फिक्स कैपिटल है तो जितने भी चेंजेस होते हैं, फ्लक्चुएशन होते हैं, ये सब कहां रिकॉर्ड होते हैं? करंट अकाउंट में। तो यहां पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, करंट अकाउंट। Then 33 नंबर, जनरली करंट अकाउंट हैज, आगे भी मैंने बताया कि कैपिटल अकाउंट का फिक्स क्रेडिट बैलेंस होता है, जबकि करंट अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो सकता है, ऑप्शन बी। देन 34, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी सब्सट्रैक्टेड, सब्सट्रैक्टेड यानी कि डिडक्टेड माइनस फ्रॉम ब्लैंक बैलेंस। तो ऑब्वियस है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैपिटल में से माइनस किया जाएगा, इवन ड्राइंग को भी कैपिटल में से ही सब्सट्रैक्ट किया जाता है। तो यहां पे कैपिटल हो उसी में से ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को सब्सट्रैक्ट किया जाता है। देन 35, बाय कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल, देखो पार्टनर की कैपिटल क्या होगी? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर फर्म को पे करता है, तो पार्टनर फर्म को पे कर देगा तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। वहीं पे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है जो कि फर्म पार्टनर को पे करती है तो पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। तो आई होप कि ये 35 तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आगे देखते हैं 36, where would you show the interest on drawing account in case of drawing account is to be prepared। देखो ड्राइंग अकाउंट हमें बनाना है तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कहां पे रिकॉर्ड करोगे? ऑब्वियस सी बात है कि भाई इंटरेस्ट ड्राइंग अकाउंट बनाना है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग ड्राइंग अकाउंट में ही रिकॉर्ड करेंगे। तो यहां पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, रिकॉर्डेड इन ड्राइंग अकाउंट, क्योंकि वो बनाना है, नहीं बनाना है तो कैपिटल अकाउंट में। देन 37, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मींस क्रेडिट बैलेंस वो हो जाता है हमारे लिए डिविजिबल प्रॉफिट, और अगर डेबिट बैलेंस होता तो वो डिविजिबल लॉस। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स के बीच में उनके P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। देन 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब ये नीचे जो 4 पॉइंट दिए हैं उसमें से कौन सी चीज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होती है? तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये तो फर्म के लिए इनकम है तो वो तो P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे आती है। देखो सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस, अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट की ट्रीटमेंट सेम होती है, ये भी क्रेडिट आएगा।
देन यहां पे नेट प्रॉफिट, अभी देखो नेट प्रॉफिट जो होता है वो तो एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करते हैं, नेट लॉस को डेबिट साइड पे ट्रांसफर किया जाता है, तो ये भी क्रेडिट होता है। अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व, ये मैंने आपको थियोरेटिकल नोट्स में भी कहा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा था कि जो जनरल रिजर्व होती है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्रिएट होती है, और ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट आता है, और ये रिजर्व फिर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखी जाती है, दूसरी इफेक्ट। तो मेन यहां पे कहां रिकॉर्ड होगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे, क्या, ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। क्लियर। देन 39, ये थोड़े इंपॉर्टेंट, और अब आगे चल के कैलकुलेटिव एमसीक्यूज आने वाले हैं, बहुत सारे कैलकुलेटिव एमसीक्यूज है, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना है, सारे कैलकुलेशंस में आपको करके समझाने वाला हूं। व्हेन पार्टनर withdraws equal amount in the beginning of every month, this is important, beginning of every month, then for how many month interest on drawing is to be calculated, तो इसका तो पूरा हमने शॉर्ट सम के मेथड भी किए थे, कितने महीने होते हैं 78 या 78/12 मंथ। अब कई बार आपको 78/12 देने की जगह पे 6.5 भी दे सकते हैं, तो 6.56 5.55, तो कंफ्यूज नहीं होना है, 78/12 आप करोगे तो देखो आपको 6.5 ही मिलता है, तो आप 78/12 मंथ कहो या 6.5 कहो, दोनों का मतलब सेम हुआ। तो अगर एग्जाम में आपको 78, 66, 72 की जगह पे 6.56 5.5 दे दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना है, 78/12 या 66/12 या 72/12 कर दोगे, तो यहां पे 78 आएगा। उसी तरह से व्हेन पार्टनर विथड्रॉस इक्वल अमाउंट एट एंड ऑफ एवरी मंथ, तो कितना होगा 66 मंथ, या तो फिर 66 की जगह पे और क्या लिख सकते हैं, तो यहां पे 66/12 करेंगे तो 5.5 भी लिख सकते हैं, तो यहां पे आप 5.5 भी याद रख सकते हो, और यहां पे 78 है, वहां पे 6.5 भी याद रख सकते हो। चलिए अब कैलकुलेटिव शुरू हो रहे हैं, तो बहुत ही ध्यान से कैलकुलेटर भी आप अपने पास ले लो और मेरे साथ साथ समझ के सॉल्व करोगे इसे। तो देखो यहां पे क्या कहा है, अ पार्टनर विथड्रॉस ₹400 एट एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, देन इंटरेस्ट एट 12% पर अनम ऑन ड्रॉइंग इज, तो यहां पे याद करो पर मंथ जो ड्रॉइंग की अमाउंट विड्रॉ होती है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, तो I इज इक्वल टू PRN में 400 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला हुआ है 12%, तो इंटू 12% एंड हर महीने का एंड है तो n होता है 66/12, तो अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो देखो यहां पे 400 इंटू 12% इंटू 66/12, तो हमारी अमाउंट कितनी होगी ₹264, तो ₹264, तो यहां पे हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन ए 264। क्लियर हो रहा है, सारी चीजें मैं यहां पे कैलकुलेटर का यूज भी आपको दिखा रहा हूं। कोई भी लेवल के स्टूडेंट्स को साहस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा है तो 1% की भी डिफिकल्टी या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, स्मार्ट वे पे एक्सीलेंट प्रिपरेशन करनी है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए, तो ही आप आगे चल के सक्सेसफुल करियर कॉमर्स स्ट्रीम में बना सकते हो। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से गधा मजदूरी करते रहोगे तो आप गधे ही बनोगे। ध्यान रखना है कि हमको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना है और आगे निकलना है। क्लियर, चलिए देन 42 नंबर, कैपिटल रेशियो, देखो ध्यान से देखना, कैपिटल रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज 3:2:1, ये कैपिटल रेशियो है भाई साहब, ये P&L रेशियो नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पे मार खा जाते हैं, 3:2:1 देखो मतलब ये तो P&L रेशियो दे दिया है मतलब मेरा तो आंसर हो गया। नहीं दोस्तों, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। डिविजिबल प्रॉफिट दिया है 45,000 और 3 पार्टनर है तो P&L रेशियो इक्वल रहेगा, तो 45,000 डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे P&L रेशियो क्या होगा, P&L रेशियो होगा इक्वल। ठीक है, तो कैलकुलेटर पे देखो 45,000 डिवाइडेड बाय 3, वैसे तो आता ही है सबको बट फिर भी दिखा रहा हूं 15,000, तो यहां पे हमारा आंसर होगा 15,000 जो कि है ऑप्शन सी। क्लियर हुआ, चलिए देन 43 नंबर का भी क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें भी अच्छा सा कैलकुलेशन करना है हमें। फॉर फाइनेंशियल ईयर इफ पार्टनर विड्रॉस 1500
इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई दोस्तों, अगस्त मंथ। यहां पे आपका दूध का दूध, पानी का पानी, मतलब नॉलेज का नॉलेज और रट्टेबाजी की रट्टेबाजी क्लियर हो जाएगी। देन इंटरेस्ट एट 12% पर annum विल बी, तो देखो 15, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू सर PRN मतलब 1500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% इंटू बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बोला है ना सर तो 78/12 कर देते हैं, वहीं पे मार खाएंगे। 78/12 नहीं होगा क्योंकि पूरे साल नहीं हुआ है ये कार्यक्रम, ये अगस्त महीने से शुरू हुआ है। तो आप ध्यान से देखो, पहले अगस्त मंथ लिख देते हैं, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी और मार्च महीने, यहां तक ये ड्राइंग चल रहा है, मतलब पहली अगस्त, फिर पहली सितंबर, फिर पहली अक्टूबर, इस तरह से। तो आप देखो अगस्त महीने से ड्राइंग शुरू हुआ है, तो अगस्त महीने की ड्राइंग का कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हुए, 8 महीने हुए। तो ये 8, फिर ये होगा 7, फिर ये होगा 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ये इतने महीने होंगे। अब इसका अपने को टोटल करना पड़ेगा, तो कैलकुलेटर पे देखो आप लोग क्या करोगे, 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 एंड प्लस 1, यानी कि 36 मंथ। तो यहां पे इसका टोटल होता है 36/12 मंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे हम लिखेंगे 36/12। ये कहां से आया दोस्तों, तो ये पूरा वर्किंग जो मैंने आपको दिखाया वहां से लेके आए। अब हम लोग कैलकुलेटर पे इसका कैलकुलेशन कर देंगे। तो देखो 1500 इंटू 12%, सॉरी फिर से करता हूं, 1500 इंटू 12% इंटू कितने हैं, 36 है, तो 36/12 मंथ। तो अमाउंट कितनी हुई, 540 रुपीज। देखो कैलकुलेटर पे, तो रुपीज 540, तो यहां पे 540 किसमें आंसर दिया है, ऑप्शन ए, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बोलो क्लियर हुआ। अगर दोस्तों आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही है, पढ़ने में मजा आ रहा है, कॉन्सेप्चुअली सारे टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट, फीडबैक, रिव्यू जरूर लिखना। अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो बुरा, जो भी आपको लगता है वो आप हमें फीडबैक में जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। चलिए देन 44th, अ पार्टनर विड्रॉस टोटल 6000, देखो टोटल 6000 इन अ ईयर, पूरे साल में, इन इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब हर महीने इक्वल अमाउंट का ड्राइंग किया है और टोटल ड्राइंग हुआ है 6000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ये इंपॉर्टेंट है, हर महीने के एंड में उसने ड्राइंग किया है। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 12% कितना होगा, तो कुछ स्टूडेंट शायद यहां पे गलती कर दे कि वो I इज इक्वल टू PRN में 6000 के ऊपर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर दे, तो 6000 नहीं होगा, 6000 तो टोटल ड्राइंग है। तो यहां पे पहले एक वर्किंग करेंगे, मंथली ड्राइंग इज इक्वल टू, टोटल ड्राइंग है 6000 डिवाइडेड बाय, पूरे साल में होते हैं 12 महीने, तो कैलकुलेटर पे देखो 6000/12, तो मतलब हो जाएगा 500 रुपीज। तो ये 500 रुपीज ये क्या हो गया, मंथली ड्राइंग। तो अब यहां पे I इज इक्वल टू 500 इंटू 12% इंटू कितना है, एंड ऑफ एवरी मंथ है, तो 66/12 मंथ। तो अभी हम लोग कैलकुलेटर करेंगे, 500 इंटू 12% इंटू 66/12 मंथ, तो अमाउंट कितनी आई, 330। तो ये 330 ये हमारा आंसर हो रहा है, तो यहां पे ऑप्शन बी इज आवर आंसर। बोलिए क्लियर। चलिए उसके बाद 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। देखो ये शॉर्ट सम की मेथड में भी आ चुका है, क्लोजिंग कैपिटल दी है 55,000 इन विच ड्राइंग है 15,000 and profit है 20,000 is included, then what will be the yearly interest on capital। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है ना, वो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर होता है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल दी है, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग करके ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे देखो ओपनिंग कैपिटल के लिए क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी है, 55,000, जिसमें ड्राइंग प्लस होता है
और प्रॉफिट माइनस होता है, तो माइनस ड्राइंग जिसकी अमाउंट है 15,000 ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज ब्रैकेट इंडिकेट्स माइनस, और जो प्रॉफिट है वो यहां पे सॉरी ड्राइंग जो है वो प्लस करेंगे और जो प्रॉफिट है उसको हम लोग क्या करेंगे माइनस, तो ये हम कर देंगे माइनस प्रॉफिट कितना है 20,000, तो ये माइनस है और दोस्तों ये जो है ये पॉजिटिव है, तो ये 15,000 को हमें प्लस ही करना है। तो अभी कैलकुलेटर के ऊपर देखो 55,000 क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग की अमाउंट 15,000 और माइनस कैपिटल की प्रॉफिट की अमाउंट 20,000, तो ओपनिंग कैपिटल क्या आया 50,000, तो ये 50,000 ये हो गई अपनी ओपनिंग कैपिटल, और ये ओपनिंग कैपिटल के ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 50,000 इंटू 5%, तो ओरली हो जाएगा 2,500, बट फिर भी देखो मैं आपको कैलकुलेटर पे भी दिखा देता हूं 50,000 इंटू 5%, तो अमाउंट क्या हो गई 2,500, तो यहां पे हमारा आंसर क्या रहने वाला है ऑप्शन सी। क्लियर हुआ? अभी आगे और इंपॉर्टेंट और कैलकुलेटिव एमसीक्यूज आने वाले हैं, बट जो भी स्टूडेंट्स इस सेशन को यूट्यूब पे देख रहे हैं उन लोगों के लिए ये सेशन यहां पे खत्म हो रहा है। अगर आपको ये पूरा सेशन अवेल करना है और इसी तरह से सभी चैप्टर्स के सभी सब्जेक्ट के एक्सीलेंट सेशंस को आप अवेल करना चाहते हो तो अभी गूगल प्ले स्टोर से जाके साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड कर दे, जिसकी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और कॉमर्स स्ट्रीम के कोई भी कोर्स के लिए एक्सीलेंट कोर्सेस साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप पे अवेलेबल होते हैं, तो आप और आपके फ्रेंड्स कॉमर्स स्ट्रीम के कोई भी एजुकेशन के लिए लोवेस्ट फीस पे बेस्ट एजुकेशनल फीचर साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप से अवेल कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट आज ही लीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। चलिए, जो भी स्टूडेंट्स साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप का यूज कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन कंटिन्यू है और आगे के भी सारे एमसीक्यूज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो 46 नंबर का क्वेश्चन, जिसके अंदर यहां पे क्या बताया है, तो इन विच ईयर पार्टनरशिप एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया, तो ये तो हमें पता ही है, आगे भी आ गया पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो ऑप्शन बी रहेगा। क्लियर? चलिए, उसके बाद 47 इन विच प्रपोर्शन प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड बिटवीन पार्टनर्स इफ नो प्रोविजन इज मेड इन पार्टनरशिप डीड, तो आगे भी आ चुका है कि अगर कोई प्रोविजन ना हो तो पी एंड एल रेशियो इक्वल होता है, मतलब इक्वल प्रपोर्शन। देन 48 क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट रिप्रेजेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस वो होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, और वहीं पे अगर डेबिट बैलेंस कहा होता तो डेबिट बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करता है ग्रॉस लॉस, ये आप लोग ध्यान रखोगे। और अगर पी एंड एल अकाउंट की बात होती तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ध्यान रखना। गुड्स रिटर्न डेबिट मींस, ध्यान रखना दोस्तों, ये नाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। गुड्स रिटर्न डेबिट का क्रेडिट बैलेंस होता है और गुड्स रिटर्न डेबिट का मतलब होता है अपना यहां पे परचेज रिटर्न, और वहीं पे गुड्स रिटर्न क्रेडिट कहा हो जिसका बैलेंस होता है डेबिट, और ये गुड्स रिटर्न क्रेडिट सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है, तो यहां पे हमारा आंसर रहेगा सेल्स रिटर्न। तो गुड्स रिटर्न क्रेडिट मींस सेल्स रिटर्न एंड गुड्स रिटर्न डेबिट मींस परचेज रिटर्न। देन विच इज द बैलेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सा बैलेंस डेबिट या क्रेडिट रिप्रेजेंट करता है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा क्रेडिट बैलेंस रिप्रेजेंट करता है, जबकि बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस डेबिट बैलेंस दिखाता है। वेयर विल यू डिस्क्लोज क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस विच इज सोन इन ट्रायल बैलेंस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होता है, और क्रेडिट बैलेंस है यानी कि नेट प्रॉफिट है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड पे। और अगर यहां पे पी एंड एल अकाउंट का लॉस होता, डेबिट बैलेंस होता, नेट लॉस कहा होता, तो वो आता एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट 53 नंबर का एमसीक्यू, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। विच ट्रांजैक्शन इज सोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये हमने ऑलरेडी आगे ऊपर भी देख लिया, अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, बाकी ये सारे क्रेडिट पे आते हैं। सिर्फ अकेला ये है
जो कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट आएगा। देन जनरली विच बैलेंस इज मेंटेन्ड बाय करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट का तो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, तो ऑप्शन सी। हाँ, अगर कैपिटल अकाउंट का ही कहा होता तो वो क्रेडिट होता। ठीक है, 54 का आंसर था, 55 का हम अब डिस्कस करेंगे। चलिए देखो 55, द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इज डिस्क्लोज्ड बाय, ऑब्वियसली फाइनेंशियल पोजीशन या फिर यहां पे आपको फाइनेंशियल स्टेटस भी कह सकते हैं, वो पता चलता है हमें बैलेंस शीट से। और वहीं पे अगर फाइनेंशियल रिजल्ट की बात की हो तो फाइनेंशियल रिजल्ट पता चलता है हमें P&L अकाउंट से। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए याद रखना। देन 56 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें क्या कहा है, विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। अरे भाई, जीपी या जीएल जानने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, सबको पता है, छोटे से छोटे बच्चे को भी पूछ ले उसको भी पता है। तो सर चलिए छोटे बच्चे को पूछ के आते हैं, ऐसा मत बोलना भाई। चलिए, फॉर ट्रेडिंग अकाउंट व्हेन क्रेडिट साइड टोटल इज मोर देन, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो ऑब्वियस है कि वो क्रेडिट बैलेंस होगा, जिसको अपन लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड का टोटल हुआ तो वो डेबिट बैलेंस जो होगा ग्रॉस लॉस। व्हाट डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज, अभी तो बोला ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब ग्रॉस लॉस। और अगर P&L के लिए सेम चीज है तो वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हो जाएगा। देन वेयर वुड यू शो द नेट लॉस अमाउंट, नेट लॉस जो कि P&L अकाउंट का रिजल्ट है, ठीक है, उसको P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं और लॉस है तो डेबिट साइड पे। तो यहां पे आंसर रहेगा हमारा P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे। देखो वेयर वुड यू शो नेट लॉस अमाउंट, तो डेबिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो तो दिया ही नहीं है भाई। तो आप जब P&L अकाउंट बनाते हो तो उसमें क्रेडिट साइड पे देखने को मिलता है, तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, टिक करना इंपॉर्टेंट। और ट्रांसफर कहां पे होगा, तो यहां पे आपको देंगे डेबिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां पे डेबिट साइड ऑफ P&L एप्रो नहीं दिया है, तो फिर P&L अकाउंट में जब बैलेंस लिखते हैं तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हुआ है तो डिफरेंस क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, तो ऑप्शन रहेगा बी। देन वेयर वुड यू शो द रॉयल्टी अमाउंट। अभी देखो दोस्तों, रॉयल्टी जो होती है ना, वो बिजनेस के लिए नॉर्मल लेवल पे अगर कुछ ना कहा हो तो वो एक्सपेंस होता है, जो कि परचेज या प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस है, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अगर रॉयल्टी रिसीव्ड कहा है तो P&L में क्रेडिट, और अगर सिर्फ रॉयल्टी या रॉयल्टी पेड कहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे। देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ PF, अभी ये जो होता है ना वो एम्प्लॉइज को ही दिया जाता है, तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, ये याद रखना। तो लायबिलिटी है तो ऑब्वियसली कहां पे लिखा जाएगा, बैलेंस शीट में। तो ऑन कैपिटल और लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखा जाएगा, जो PF की अमाउंट होती है उसी के अंदर ऐड करके। देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स बैलेंस गिवन इन ट्रायल बैलेंस, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि ट्रायल बैलेंस में अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो उसकी सिर्फ एक इफेक्ट आती है बैलेंस शीट में, असेट साइड। तो यहां पे ये रहा ऑन असेट और रिसीवेबल साइड ऑफ बैलेंस शीट। हाँ, अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में है तो दो इफेक्ट, और उसमें से एक ट्रेडिंग में क्रेडिट होती है और दूसरी तो बैलेंस शीट में असेट रहेगा ही। देन नेक्स्ट वाला है डेप्रीसिएशन ऑन असेट। देखो डेप्रीसिएशन की बात यहां पे की गई है, और वो कौन सी है, मशीन, जो कि फैक्ट्री का है, गिवन इन ट्रायल बैलेंस। अभी देखो मशीन या फैक्ट्री के ऊपर का डेप्रीसिएशन जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। हाँ, अगर ऑफिस फर्नीचर या ऑफिस मशीनरी कहा होता और उसका डेप्रीसिएशन होता तो P&L में डेबिट साइड। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, तो देखो इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस नहीं है, बाकी सब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में आते हैं। देन 65 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस। अभी देखो जब भी फाइनेंशियल एक्सपेंस की बात की हो ना तो आपको इंटरेस्ट वर्ड को पकड़ के चलना है। इंटरेस्ट वर्ड दिया है मतलब कि वो फाइनेंशियल एक्सपेंस है, तो यहां पे देखो इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड या इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, कुछ भी इंटरेस्ट जब पे करते हैं तो वो फाइनेंशियल एक्सपेंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट यानी कि फिक्स असेट, ठीक है, तो व्हीकल, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, ये सब फिक्स असेट यानी कि परमानेंट असेट है, जबकि ये क्लोजिंग स्टॉक, ये मैं टिक नहीं करता हूं वरना आपको वो आंसर लगेगा
पर ये क्लोजिंग स्टॉक है या इन्वेस्टमेंट या बिल्स रिसीवेबल, ये सब क्या है, ये हमारी है करंट असेट। चलिए उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमानेंट एसेट, परमानेंट एसेट नहीं है, तो भाई जो डेटर है वो बिल्स, यहां पे करंट असेट कर देना है, नॉट करंट असेट। करंट असेट कौन सी नहीं है, तो जो डिबेंचर है वो तो भाई अपना इन्वेस्टमेंट है, तो वो करंट असेट नहीं होती है। बाकी ये बिल्स रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या अक्रूड इंटरेस्ट या डेटर्स, ये सब करंट असेट होती है। देन 68 कैलकुलेटिव अगेन शुरू हुए, ध्यान रखना यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 23,000, 23,000 वैल्यू है, विच इज 15% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। ये जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी है 23,000, ये 23,000 उसकी मार्केट वैल्यू से कितने परसेंट, 15% ज्यादा है, मतलब मार्केट वैल्यू 15% कम होगी, और हमें डिक्रीज वाली वैल्यू ध्यान रखनी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या समझते हैं, सर ये 15% मोर दिया है ना, तो मोर तो ध्यान में लेता नहीं है, तो ये 23,000 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए तो टिक कर दो। पर भाई ध्यान से देखो क्या बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 23,000 हमने रखी है, पर वो उसकी मार्केट वैल्यू से 15% ज्यादा है, मार्केट वैल्यू तो कम होगी। और क्लोजिंग स्टॉक का रूल ये है कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, तो मार्केट वैल्यू जो कम है वो ढूंढनी पड़ेगी। तो यहां पे हमें एज्यूम करना पड़ेगा, सपोज बुक वैल्यू है अपनी 100, तो मार्केट वैल्यू उससे कितनी कम है, 15% माइनस लेस, तो 100 का 15% तो 15 ही होता है, तो ये 15, तो इसको माइनस करेंगे तो ये 85 क्या होगी, मार्केट वैल्यू। अभी हम लोग स्टेप रखेंगे कि अगर मार्केट वैल्यू, यहां पे देखो हमको क्या दिया हुआ है 23,000 बुक वैल्यू दी है, तो यहां पे हमने बुक वैल्यू एज्यूम की 100, तो सपोज बुक वैल्यू 100 है तो मार्केट वैल्यू 85 जो कि कम है, जो कि हमें ध्यान रखनी है। तो यहां पे हमको 23,000 बुक वैल्यू दी हो तो मार्केट वैल्यू कितनी, तो 23,000 इंटू 85 अपॉन 100। यहां पे दोस्तों हमें करेक्शन करना होगा, देखो हमने सेंटेंस को इंटरप्रेट करने में गलती की है, मैं आपको फिर से इसको चीज को इरेज कर देता हूं और फिर से ये पूरा कैलकुलेशन वर्किंग समझाता हूं। देखो हमने बुक वैल्यू को एज्यूम कर लिया, पर 15% तो मार्केट वैल्यू के ज्यादा है, तो 15% हम लोग बुक वैल्यू पे तो कंसीडर कर ही नहीं सकते। देखो ध्यान से समझो, मैं फिर से बता रहा हूं क्या किया हमने गलती, वो देख लो कि 15% मार्केट वैल्यू से ज्यादा है और हमने 15% बुक वैल्यू पे कैलकुलेट किए, वो तो कर नहीं सकते, तो हम यहां पे एज्यूम करेंगे सपोज बुक वैल्यू इज ₹100 और ये 100 के कितने परसेंटेज ज्यादा है बुक वैल्यू, तो इसके 15% बुक वैल्यू ज्यादा है, तो ऐड 15%, तो इसके अंदर हम 15 ऐड करेंगे तो 115, ये हो जाएगी हमारी बुक वैल्यू, ये हमारी मार्केट वैल्यू थी, ठीक है। हमने एज्यूम किया, ये मैंने देखो यहां पे लिखने में, यहां ये 100 रुपीज हमने क्या एज्यूम किया है, बुक मार्केट वैल्यू, क्योंकि यहां पे मार्केट वैल्यू के 15% बोले हैं, तो सपोज मार्केट वैल्यू 100 है, उसके 15% बुक वैल्यू ज्यादा है, तो बुक वैल्यू हमारी हो रही है 115। अभी हम स्टेप रखेंगे कि अगर हमारी बुक वैल्यू 115 है तो हमारी मार्केट वैल्यू होती है 100, तो यहां पे हमारी वैल्यू दी है 23,000 बुक वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू क्या होगी, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 23,000 इंटू 100 अपॉन 115, तो यहां पे देखो 23,000 इंटू 100 अपॉन 115, तो क्या आया 20,000, ये हमारी क्या हो गई मार्केट वैल्यू, और ये वैल्यू मार्केट वैल्यू जो कि कम है, इसी से अगर एग्जाम्पल है तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड होगा, तो यहां पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, मैंने कहा था कि कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान रखना है। इसी तरह से ये 69 नंबर का भी कॉम्प्लिकेटेड है, यहां पे आपको ध्यान रखना होगा, ध्यान से समझ लो। क्लोजिंग स्टॉक इज 20,000, ये दिया हुआ है हमें, out of which market value of 10% goods is 20% less, 20% goods is 10% more, then what is the closing stock value now। तो यहां पे देखो पहले तो 20,000 क्लोजिंग स्टॉक दिया है,
उसका पहला पार्ट हम लोग कर देते हैं कि 10% की वैल्यू 20% कम हुई, तो पहले तो 20,000 का 10% होगा कितना, 2,000, और उसके 20% लेस है तो हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो देखो 20,000 के 10% यानी कि 2,000, उसके हम लोगों को 20% माइनस करना है, तो माइनस 20%, तो कितने हो गए 1,600। तो यहां पे माइनस 20% करेंगे तो 1,600, और जो कम हुआ है वो तो ध्यान में लेना पड़ता है। उसके बाद बोला है कि 20% गुड्स की वैल्यू 10% ज्यादा है, तो पहले तो 20% होगा कितना, तो 20,000 के 20% यानी कि होंगे 4,000। अब यहां पे 10% मोर कहा है, तो मोर तो कंसीडर करते नहीं है हम लोग, तो यहां पे हम लोग 4,000 के 4,000 ही रखेंगे, क्योंकि अगर आप 10% मोर करोगे तो वो 4,400 होंगे, पर हमें कम वाला यानी कि 4,000 रखना है। और बाकी के लिए कुछ नहीं कहा है, तो बाकी का 70% पार्ट कितना होगा, तो 20,000 के 70% यानी कि 14,000। देख लो फिर भी ये 20,000 इंटू 70%, तो मतलब 14,000। तो ये तीन अमाउंट का हम लोग टोटल करेंगे, तो देखो 14,000 प्लस 4,000 प्लस 1,600, तो टोटल क्या हो गया 19,600। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो यहां पे ऑप्शन सी 19,600 इज अवर आंसर। तो ये भी इंपॉर्टेंट था, इसको भी आप अपने पैम्पलेट में सॉल्व कीजिए। अभी ये 70 नंबर का जो है वो भी इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड है, आपको अपर लेवल के लिए तैयार करने के लिए यहां पे कवर किया हुआ है। देखो कैरेज चार्जेस 4,500 इज सोन इन ट्रायल बैलेंस ऑन डेबिट साइड, ट्रायल बैलेंस में 4,500 कैरेज दिया हुआ है। एडजस्टमेंट में हमको ये बोला है कि 10% कैरेज चार्ज इज यट आउटस्टैंडिंग, अभी भी 10% बाकी है। 4,500 लिखे बट 10% तो अभी भी बाकी है। देन व्हाट इज द कैरेज चार्ज वैल्यू टू बी सोन इन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती से कर देंगे, भाई 4,500 दी है, 10% अभी भी बाकी है, तो 4,500 के 10% तो 450 ऐड कर देते हैं, तो 4,950 हो जाएगा सर, पर ये गलत है। टोटल के 10% बाकी है। देखो टोटल के 10% कुछ ना कहो मतलब टोटल का ही होता है, तो 10% कैरेज चार्जेस अभी भी बाकी है वो टोटल के, और ये 4,500 है वो तो पे किए हुए, वो टोटल नहीं है, टोटल तो अपने को ढूंढना है। तो यहां पे हम लोग एज्यूम करेंगे कि सपोज यहां पे देखो टोटल कैरेज 100 है, तो आउटस्टैंडिंग कितना है इसका 10%, तो माइनस 10% आउटस्टैंडिंग, तो 10 माइनस करेंगे तो पेड कितने होंगे 90 रुपीज पेड है, और यहां पे हमने कितने पे किए हुए हैं 4,500। तो यहां पे अब हम स्टेप रखेंगे कि पेड अगर 90 हो तो टोटल 100, और यहां पे हमें एग्जांपल में पेड दिया है 4,500, तो टोटल कितना होगा। तो अभी अपन लोग क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहां पे 4,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, तो कैलकुलेटर पे देखो 4,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, तो क्या ये अमाउंट 5,000, तो टोटल अमाउंट क्या होगी कैरेज की 5,000, और अगर सिर्फ आउटस्टैंडिंग पूछा होता तो 500, क्योंकि ये 5,000 माइनस 4,500, तो डिफरेंस 500 वो आउटस्टैंडिंग होता। तो यहां पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ये भी इंपॉर्टेंट था जो कंप्लीट हुआ, समझ के लिख दो इसे भी। 71 वाला अगेन दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लिकेटेड है, स्टूडेंट्स यहां पे मिस्टेक कर सकते हैं। देखो फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2022 लीज होल्ड बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 70,000, ये वैल्यू दी हुई है, विच वॉज टेकन ओवर ऑन 1st October 2019, लीज पे ली थी 1st October 2019 पे, और वो भी 5 सालों के लिए। देन वाइंड आउट द अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन लीज होल्ड बिल्डिंग एट द करंट ईयर। तो पहले तो करंट ईयर समझ लो कि हमारा ये जो ईयर है 31st March 2022 को खत्म हो रहा है, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा कौन सा 1st April 2021 टू 31st March 2022, ये हमारा होगा फाइनेंशियल ईयर। अब जब असेट फाइनेंशियल ईयर से पहले लीज पे लिया हो तो 3 स्टेप होते हैं, जिसमें पहला स्टेप क्या होता है कि हम लोग
फाइंड आउट करते हैं ड्यूरेशन कंप्लीटेड। तो ड्यूरेशन कंप्लीटेड, जिसके लिए हमें क्या करना होता है, तो टोटल टाइम पीरियड फाइंड आउट करना होता है जिस डेट पे एसेट लीज पे ली है वहां से लेके फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग तक। तो 1 अक्टूबर 2019 को एसेट लीज पे ली और हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2021। तो यहां तक का ड्यूरेशन कितना होगा, तो 1 अक्टूबर 2019 से 1 अप्रैल 2021। तो यहां पे देखो अक्टूबर 19 से पहले ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2020 पे, तो 6 महीने, और 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तो दूसरा 1 साल। तो कितना ड्यूरेशन हुआ, 1.5 ईयर। तो अब सेकंड स्टेप हम लोग ढूंढेंगे रिमेनिंग लाइफ। रिमेनिंग लाइफ कैसे मिलती है, तो जो टोटल लाइफ होती है असेट की, जो कि यहां पे कितनी दी है 5 इयर्स, उसमें से जो कंप्लीटेड होते हैं वो माइनस करने होते हैं 1.5 ईयर। तो रिमेनिंग लाइफ कितनी बची, 3.5 ईयर। और अब फाइनल स्टेप होता है अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ, जिसकी फॉर्मूला क्या होती है कि जो टोटल वैल्यू है, यानी कि ये 70,000 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ यानी कि 3.5 ईयर। तो कैलकुलेटर पे 70,000 डिवाइडेड बाय 3.5, तो मतलब एनुअल रिटर्न ऑफ की अमाउंट क्या आई, 20,000। इस स्टेप में इसका सॉल्यूशन किया जाता है, तो यहां पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट कैलकुलेटिव एमसीक्यू खत्म हुआ, तो इसे भी आप लोग अपने पैम्पलेट में सॉल्व करें। उसके बाद नेक्स्ट वाला ये भी कैलकुलेटिव है, इसको भी जरा ध्यान से समझना है आपको। देखो, इन द ट्रायल बैलेंस फर्नीचर इज सोन एट 18,000 एंड डेप्रीसिएशन ₹2,000 इज गिवन। 18,000 का फर्नीचर दिया है, 2,000 डेप्रीसिएशन अलग से दिया है। अभी 15% डेप्रीसिएशन अगर चार्ज करना हो फर्नीचर पे, तो टोटल डेप्रीसिएशन कितना होगा। तो कोई स्टूडेंट गलती से 18,000 के 15% कर देता है, पर ये 18,000 ये ट्रायल बैलेंस में दिए है और डेप्रीसिएशन अलग से दिया है, मतलब ये फर्नीचर के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज हो चुका है 2,000। और डेप्रीसिएशन एक्चुअली में जो भी चार्ज होता है वो ओपनिंग बैलेंस पे होता है। तो सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर ढूंढेंगे, वो कैसे मिलेगा, तो 18,000 प्लस 2,000 मतलब 20,000। और अब हम लोग ढूंढेंगे ये 20,000 के ऊपर डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू 20,000 इंटू 15%। तो 20,000 के 15% कितने होंगे भाई, 3,000। देखो 3,000, तो यहां पे टोटल डेप्रीसिएशन कितना चार्ज होगा, टोटल डेप्रीसिएशन पूछा है 3,000, ऑप्शन बी। और अगर एडिशनल डेप्रीसिएशन पूछा होता तो टोटल 3,000 हुआ, उसमें से 2,000 ऑलरेडी लिख दिया है, तो एडिशनल हमें अब 1,000 ही लिखने होंगे, पर अगर टोटल करें तो वो 3,000 हो जाता है। तो इसको भी आप लोग अपनी नोटबुक में लिख दीजिए। और अब फाइनल वाला वो भी देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ है। तो देखो, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड 30,000 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मार्केट वैल्यू 9,000 है, उसकी कॉस्ट प्राइस है 7,000, ठीक है, ये पहली कैटेगरी है। 9,000 की मार्केट वैल्यू की कॉस्ट प्राइस है 7,500, दोनों में से कम कौन सा है, ऑब्वियसली 7,500, तो इन दोनों में से अपन इसको कंसीडर करेंगे। दूसरा, मार्केट वैल्यू है 7,500 और उसकी कॉस्ट प्राइस है 9,000, दोनों में से कम कौन सा है सर, 7,500, तो अपन लोग इसको कंसीडर करेंगे। और तीसरा रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना बचा है, तो रिमेनिंग में देखो पहले टोटल 30,000 तो थे, उसमें से हमने को तो कॉस्ट प्राइस देखनी है, ठीक है। तो यहां पे कैलकुलेटर पे 30,000 माइनस 9,000, पहले वाले की है 7,500 और दूसरे वाले की है माइनस 9,000, तो बाकी का कितना बचा 13,500। तो यहां पे देखो 30,000 माइनस 7,500 माइनस 9,000, तो बैलेंस कितना बचा, कैलकुलेटर पे देखो 13,500। इसका तो कोई चेंज नहीं हुआ है, तो ये तो 13,500 एज इट इज रहेगा। तो टोटल अगर क्लोजिंग स्टॉक देखा जाए तो पहले वाले के कम जो है वो 7,500, ये ए के, बी के 7,500 क्योंकि कम वाला हम कंसीडर करेंगे, और जो सी है उसकी तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो वो 13,500।
तो अभी अपन लोग इसका टोटल करेंगे, तो 13,500 प्लस 7,500 प्लस 7,500, तो टोटल क्या हो गया 28,500। तो यहां पे हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। तो यहां पे ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो खत्म हुए। अभी बोर्ड के भी सारे एमसीक्यूज हमने एक अलग सेशन में प्रोवाइड किए, तो आप उसको भी जरूर देख सकते हैं। और इसी तरह के एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन कॉमर्स स्ट्रीम के सभी कोर्सेज के लिए अपने सारे दोस्तों को रेकमेंड करो कि वो गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड करें। लोवेस्ट फीस पे एक्सीलेंट एजुकेशनल फीचर्स के साथ अपना नॉलेज, रिजल्ट, करियर तीनों बढ़ाए और इससे आप लोग भी कैश रिवॉर्ड अर्न कर सकते हो। तो अपने दोस्तों को रेकमेंड करो और कैश रिवॉर्ड अर्न करो, इसका बेनिफिट जरूर लीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।